हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम मिडिवल इंडिया में क्लास 12th क्लास की हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। जो 12th क्लास की सेकंड बुक है मिडिवल इंडिया की, उसमें जो चैप्टर नंबर 9 है शासक और इतिवृत्त, ठीक है, उसको रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर का नाम है हमारा शासक और इतिवृत्त। तो हमें यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य है उसके बारे में सारा पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज जो मिडिवल इंडिया जो मध्यकालीन भारत है उसमें इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सो अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है बोर्ड एग्जाम हिस्ट्री का, तो उसकी रिविजन यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। तो शासक इन द सेंस जो मुगल एम्पायर में जो मुगल रूल करता है, ठीक है, जो रूलर है कौन है वो शासक या बादशाह, ठीक है, मुगल साम्राज्य के। इतिवृत्त का मतलब होता है इधर जो मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य है, उसको पढ़ने का जो स्रोत है, ठीक है, जो सोर्स है, जो रिसोर्स है, जैसे कि अकबरनामा, बादशाहनामा वगैरह वगैरह, किताबें, वृत्तांत, यात्री वृत्तांत, ये सारी चीज़ें जो मतलब कोलैब करके हम इसको इतिवृत्त बोल सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद मुगल दरबार, मुगल कोर्ट्स को इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि इस टाइम पीरियड में पूरा 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक मुगल एम्पायर में जो मुगल कोर्ट्स है वो कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा टॉपिक समझ लेते हैं। सपोज इतिवृत्त की संरचना या रचना, ठीक है। देन सेकंड है हमारा फारसी भाषा। तो हमें ये पॉइंट देखने की ज़रूरत है कि मुगल एम्पायर में जो पूरे उसके ऑफिस, जो पूरा सूबेदार वगैरह हर चीज़, ठीक है, ऑफिशियली अगर देखा जाए तो किस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया, वो थी फारसी लैंग्वेज, ठीक है, फारसी भाषा। उसके बाद है अकबरनामा तो बादशाहनामा। अकबरनामा, बादशाहनामा इन द सेंस ये ऐसे बड़ी बड़ी बुक्स हैं जो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सपोज अकबरनामा की टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो ये सारी किसको दर्शाती है, देखा जाए तो ये भी एक रिसोर्स है, इतिवृत्त का रिसोर्स है, ठीक है, उसके अंदर कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बाद देखा जाए तो दैवीय प्रकाश। तो यहाँ पे दैवीय प्रकाश को समझने की, जैसे कि दैवीय प्रकाश क्या था। सपोज अब देखो इंडिया के अंदर कौन रूल कर रहा है, जो मुगल्स हैं, मुगल्स आए हैं वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक मतलब दैवीय प्रकाश इन द सेंस उनको एक ऐसा माना गया, ये बुक्स में लिखा है कि उनके पीछे एकदम दैवीय प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, लाइक उनको ऐसे दर्शाया गया है कि देखा जाए तो टॉपिस्ट पर जो टॉप है वो है बादशाह, सबसे ऊपर बादशाह आता है, ठीक है, बाकी उसकी आवाम उसके नीचे आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। उसके अंदर भी अगर हम कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर कैटेगरी जैसे जमींदारी प्रथा, जिसको हम सूबेदार भी कह सकते हैं, दीवान भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने बेसिकली 3 हम जो टॉपिक को रिवाइज करेंगे आज। पहला है हमारा राजधानियाँ, ठीक है। तो राजधानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मुगल साम्राज्य जो मुगल रूलर थे, जो कर रहे थे बादशाह या फिर हम शासक या फिर राजा बोल सकते हैं इनको, तो उन लोगों ने एक राजधानी पर्टिकुलर, उनकी एक राजधानी नहीं थी, कैपिटल उनकी एक नहीं थी, एक के अलावा अलग अलग थी, ठीक है। तो वो क्यों थी, वो उसके रीज़न हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कैपिटल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाबर जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी जो कैपिटल राजधानी आगरा को बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका पॉइंट है क्वेश्चन, वो हम पूछ सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में वो मैप में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मैप पे ये जो आगरा ये कहाँ एग्जिट करता है, ये कहाँ एग्जिट करता है, ठीक है, कहाँ पर है आगरा। तो हमें पता है आगरा किधर है, लखनऊ के पास है। लखनऊ किधर है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, उसके आगे जाकर ही आगरा है, ठीक है, उसके पास है, ठीक है। तो आगरा को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। देन सेकंड है हमारा अकबर ने 1570 में अपनी जो राजधानी थी वो किसे बनाया, फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर सीकरी किधर है, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा पूरा कमांड है वो है आगरा के पास से, थोड़ा आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको वहीं फतेहपुर सीकरी लोकेटेड मिल जाएगी। उसके बाद हमारा 1585 में किसी शासक ने, मुगल साम्राज्य के शासक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो लाहौर इन द सेंस अब प्रेजेंट में किधर है, जो पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है। आपको पंजाब दिखेगा, पंजाब के सीधा साइड में ही बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर आ जाए तो आप वहाँ को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट टू लास्ट आता है हमारा शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद इन द सेंस ये किधर है, ये पटना में है। पटना इन द सेंस बिहार के अंदर है, राजधानी पटना, ये थोड़ा सा लोकेटेड है उसके पास में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद लास्ट है हमारा दिल्ली। ऑफकोर्स हमको सबको पता है कि दिल्ली कहाँ एग्जिट करती है इन द मैप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राजधानियाँ थी। अब ये क्वेश्चन बनता है कि राजधानी
ऐसे क्यों चेंज करते थे, जो शासक थे वो राजधानी क्यों चेंज करते थे कि बाबरा को मतलब आगरा को बना लिया, देन कुछ रूल करा, यहाँ पर कुछ टाइम रहे, देन शिफ्ट लाहौर कर ली, दिल्ली कर ली, फतेहपुर सीकरी कर ली। तो इसके दो हमारे पास जो आंसर्स है वो दो कॉज मिल जाते हैं। पहला कि जहाँ पे सपोज सूबेदार की अगर हम बात करेंगे, सूबेदार को आज के टाइम में गवर्नर यानी राज्यपाल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर सपोज मैं अकबर हूँ, ठीक है, सपोज कीजिए कि मैं अकबर हूँ और मैं आगरा में रूल कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर लाहौर में रूल कर रहा हूँ, ठीक है, लाहौर में मैंने अपनी राजधानी स्टैब्लिश करी, ठीक है। लेकिन वहीं देखा जाए तो दिल्ली में जो दिल्ली के सूबेदार हैं, ठीक है, सूबेदार इन द सेंस जो जमींदार हैं, जो लॉर्ड्स हैं, जिनको एक एक पूरा सूबा दे रखा है कि आप यहाँ से राजस्व यानी कर वसूलेंगे, टैक्सेस वसूलेंगे, ठीक है। तो वो लोग करप्ट हो गए, मतलब करप्शन कर रहे हैं, वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैं अभी मैं लाहौर में हूँ, ठीक है, लाहौर से मैं अपनी राजधानी को यानी कैपिटल को शिफ्ट कर दूँगा, यानी बदल कर मैं दिल्ली ले जाऊँगा, ठीक है, दिल्ली स्टैब्लिश कर दूँगा। दिल्ली में 10-15 साल तक रहूँगा। देन वहाँ पर जो भी करप्शन चल रही थी, जो भी जनता पे जो भी अत्याचार चल रहे थे, उन सबको मैं फिर से स्टैब्लिश करूँगी। यानी जिस जगह पे आपका जो रूल एंड रेगुलेशन जो भी इम्प्लीमेंटेशन उसको नहीं हो रहा है, उसको जो मूल्यांकन है उसका नहीं हो रहा है, तो उस रीजन पे आप लोग मतलब अपनी राजधानी को शिफ्ट कर देते थे, ठीक है। देन उसके बाद जब शासक यहाँ पर आ गया, इस शहर में आ गया है, तो ऑफकोर्स जो सूबेदार है वो ढंग से काम करेंगे, लाइक ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो पूरा रूल एंड रेगुलेशन अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वापसी हम लाहौर या अपने आगरा चले जाएंगे। तो एक तो ये पहला कारण हो गया, ठीक है, पहला कॉज ये हो गया। देन सेकेंड कॉज हमारा ये हो सकता है कि बगावत को रोकने के लिए जो शासक थे, मुगल एम्पायर के शासक, वो राजधानियों को हस्ताक्षर करते थे, मतलब कि स्थानांतरण करते थे, ठीक है, शिफ्ट करते थे। तो देखा जाए तो देखो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना भी होती है, ठीक है, वॉयलेंट भी हो सकता है। तो उस वॉयलेंट को रोकने के लिए, उस विद्रोह को रोकने के लिए जो राजा थे, जो बादशाह थे, वो लोग अपनी कैपिटल, अपनी राजधानियों को शिफ्ट किया करते थे, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें आप 2 पॉइंट भी आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं अपने मुगल दरबार में। मुगल दरबार बहुत ब्रॉड टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन ले लेते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम मुगल दरबार की बात करें तो देखो टॉप लिस्ट पे हमें सबसे पहले टॉप पे कौन है, वो बादशाह है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा सर्वोपरि वो है हमारा बादशाह, ठीक है। तो ये तो आप लिख लीजिए। उसके बाद है हम देखा जाए तो मुगल दरबार था वो बहुत इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज मुगल दरबार ही सोसाइटी का हार्ट था, मतलब सोसाइटी का हृदय को दर्शाता था, ठीक है। मुगल दरबार अच्छा रहेगा तो मतलब समाज का एक कहते हैं ना आईना, एक ऐसा कुछ थिंकिंग थी उधर। उसके बाद है मुगल दरबार के अंदर राज सिंहासन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राज सिंहासन मतलब जहाँ राजा का तख्त है, राजा का पूरा सिंहासन, राजा की सीट जहाँ पर है, ठीक है। उसके साथ साथ छतरी इन द सेंस छतरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप ये पॉइंट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके साथ है हैसियत को दर्शाना। मुगल दरबार के अंदर जो पूरी सभाएं होती थी, जिसको दीवाने आम और दीवाने खास बोला गया, हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। उससे पहले यानी कौन सबसे जैसे सब कोई दरबार लगा, कोई मीटिंग के लिए हमने बुलाया किसी को, जैसे मैं राजा हूँ, मैं टॉप पर बैठा हूँ, तो मेरे पास मेरे से ज़्यादा क्लोज कौन बैठा है, वो उसकी हैसियत यानी उसके स्टेटस दिखेगी, लाइक ऐसा, ठीक है। जो मुझसे ज़रा दूर बैठा है तो वो मुझसे थोड़ा कम अटैच है, तो जो उसका स्टेटस है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो हैसियत का पता हमें मुगल दरबार से चल जाता था। उसके बाद है शिष्टाचार के नियम, यानी अभिवादन करना। मुगल दरबार के अंदर ही जो राजा के समीप, जो राजा के सामने जो उसके दूत थे या फिर सूबेदार थे या फिर बख्शी थे, जो भी मंत्री वगैरह थे, उन लोगों का एक देखना कि वो लोग किस तरीके से शिष्टाचार करते हैं, ठीक है। जैसे कि ज़मीन को चूमना राजा के सामने, बादशाह के सामने, या फिर झुक कर प्रणाम करना, ठीक है, सलाम करना। उसके साथ साथ दंडवत करना, ये सब कुछ शामिल हो जाता है। उसके बाद है झरोका दर्शन प्रथा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज झरोका दर्शन पता क्या है, झरोका इन द सेंस झरोका आजकल के टाइम में अगर देखें तो बालकनी जो होती है ना, उसको हम झरोका से सिमिलैरिटी मतलब लिंक कर सकते हैं, ठीक है। झरोका क्या है, झरोका दर्शन इन द सेंस जो बादशाह था वो 1 घंटे के लिए फिर 2 घंटे के लिए
अपनी महल के पास बालकनी थी जिसको झरोका बोला गया, वहाँ पे जाता था और वहाँ पे अपनी प्रजा को संबोधित करता था। उस प्रजा में सारी औरतें, पूरे शिल्पकार, जनता, सारी आवाम के जो भी कैटेगरी में जो भी वर्ग हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है, किसान वगैरह सब आ जाते हैं। तो इन द सेंस ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज राजा है, सपोज राजा है, अब राजा बहुत प्रीशियस है, ठीक है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो हमेशा तो गलियों में घूमेगा नहीं, बादशाह है वो हमेशा तो गलियों में घूमेगा नहीं। तो इन द सेंस अपनी प्रजा से संबोधित करने के लिए, एक कन्वर्जेशन बनाने के लिए, कि हाँ एक अट्रैक्शन करने के लिए जो बादशाह थे वो झरोके में जाते थे और अपनी प्रजा को संबोधित करते थे, ठीक है। तो पूरी भीड़ इकट्ठा वहाँ हो जाती थी कि सपोज राजा, अब रोज आम जनता है वो राजा को या फिर बादशाह को रोज तो नहीं देखती, तो उसके परिवार को देखने के लिए लोग दौड़े दौड़े वहाँ जाते थे, ठीक है। उसके बाद है दीवाने आम। दीवाने आम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दीवाने आम और दीवाने खास। तो पहले हम दीवाने आम को समझते हैं कि दीवाने आम क्या थी। दीवाने आम एक तरह की मीटिंग थी जिसको हम सार्वजनिक सभा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक सभा इन द सेंस 2 घंटे का जो बादशाह था वो 2 घंटे के लिए दीवाने आम में आते थे। अब आम मतलब नॉर्मल, ठीक है, कोई भी चीज़ तो नॉर्मल होना आम बात, ठीक है, आप इसको लिंक ऐसे कर सकते हैं। तो इन द सेंस ओवरऑल सबके लिए थी, ठीक है, कि दीवाने आम में आप आइए और आप हम सब कुछ चर्चा करेंगे किस किस टॉपिक्स पे, कि राज्य में क्या हो रहा है, साम्राज्य में क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं ना वहीं दीवाने खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज दीवाने आम में जो बादशाह था वो 2 घंटे का समय बिताकर सीधा दीवाने खास में जाता था, ठीक है। दीवाने खास आप नाम से समझते हैं कुछ ज़रूरी, स्पेशल, ठीक है। तो ये मीटिंग यहाँ पे हो जाती है। तो इस मीटिंग के अंदर प्राइवेट जो मुद्दे थे, यानी जो निजी मुद्दे थे, गोपनीय मुद्दे थे, सीक्रेट जो सारी चीज़ थी, टॉपिक्स वगैरह, इन पे बात की जाती थी। उसके साथ साथ कर, यानी रेवेन्यू कितना आया है, टैक्सेस कितने आए हैं, खिराज कितनी आई है, इन सब के बारे में भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो दीवाने आम में सिर्फ सारे लोग होते थे, लेकिन दीवाने खास में सिर्फ लिमिटेड लोग होते थे। सपोज सूबेदार होते थे, मंत्री होते थे, वो भी मंत्री का अच्छे वाले मंत्री, लाइक जिसकी पोस्ट, क्योंकि मैंने बोला पोस्ट पद अलग होती रहती थी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक अलग त्योहार, मतलब एक अलग टॉपिक आता है हमारा त्योहारों से रिलेटेड, यानी दीवाने आम में ही जो पूरे मुगल एम्पायर में जो सारे त्योहार फेस्टिवल मनाते थे, सपोज वर्षगांठ, ईद, शब-ए बारात, देन किसी का बर्थडे बनाना, या फिर बस वर्षगांठ, या फिर बसंत का आगमन करना, होली मनाना। इसमें होली भी इम्पोर्टेंट हम लिख सकते हैं क्योंकि जो आवाम है वो हिंदू है, ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मुगल दरबार का जो पूरा जो इतने सारे पॉइंट, इसमें बहुत पॉइंट बन सकते हैं। अगर 8 नंबर या फिर 6 नंबर के साथ क्वेश्चन है तो इसमें हम आराम से 6-7 पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। पॉइंट बनाने का तरीका फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको सिर्फ सिंपल ही पॉइंट नहीं लिखने, सिर्फ पहला पॉइंट 1 से लेकर 2 लाइन तक करते हैं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है, जैसे कि शिष्टाचार के नियम को लेकर आपको शिष्टाचार के लिए ही आपका पूरा 5 लाइन है शिष्टाचार के बारे में लिखना है, ये आपका 1 पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका दीवाने आम। दीवाने आम में भी आप कम से कम 6 लाइन लिखेंगे, देन सेकंड पॉइंट बनेगा। थर्ड है आपका दीवाने खास, ठीक है, इसमें भी आपके 5 लाइन्स बन जाएंगी, तो आपके 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। सोसाइटी का भी ले सकते हैं हम, इसकी ये भी पॉइंट अच्छे से बन सकता है। क्षत्रिय राज सिंहासन तथा हैसियत का पता चलाना, ये सब भी सारे पॉइंट हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम इसमें ओवरऑल 6 या 7 पॉइंट आराम से बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, वो है प्रांत तथा केंद्र। तो यहाँ पे हमारे पास अब देखो कोई बादशाह है तो बादशाह सिर्फ एक है, बादशाह अनेक तो है नहीं, सिर्फ बादशाह एक है, तो उसके लिए कितनी ड्यूटीज़ है, मतलब हर चीज़ को संभालना, तो वो पूरे काम तो नहीं करेगा, लाइक वो सूबेदार के पास नहीं जाएगा कि आप मेरे को टैक्स दो, वो फार्मर के पास नहीं जाएगा किसान आप मेरे टैक्स दो, नहीं, तो उसने कार्यों का बंटवारा कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रांत देखें तो प्रांत इन द सेंस आज के टाइम में उसको हम स्टेट से मतलब लिंक कर सकते हैं कि स्टेट मतलब प्रांत, ठीक है, केंद्र मतलब पूरा सेंट्रल, ठीक है। तो सेंट्रल देखा जाए तो सेंट्रल और प्रांत यानी स्टेट का दोनों टॉपिक्स पे कौन है, बादशाह, ठीक है। तो बादशाह तो आप यहाँ पे लाइन लिखिए कि केंद्र और जो प्रांत है उसका पूरा केंद्र बिंदु पूरा बादशाह है, ठीक है। लेकिन बादशाह ने ही दोनों कैटेगरीज को अलग कर दिया
देन दोनों कैटेगरी के अंदर ही दोनों के कार्यों का बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्यों का बंटवारा हमें दिखाई देता है। पहले हम केंद्र को पढ़ते हैं कि केंद्र क्या है। लाइक केंद्र में हमारे पास 3 चीज़ आ जाती है कार्यों के बंटवारे के लिए। यहाँ पे कानूनों, पहला, दूसरा है हमारा चौधरी, तीसरा है हमारा काजी। ये सारी पोस्ट है। ये सारी पोस्ट किसके लिए? रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, यानी राजस्व को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, ये सारी पोस्ट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इन तीनों पोस्ट को लिखिएगा। उसके बाद हम आते हैं स्टेट पर, यानी अपने प्रांत में। प्रांत में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूबा यानी जो प्रांत है उसको मुगल एम्पायर में सूबा कहा जाता था। ठीक है, एक सूबा यानी एक प्रांत। ठीक है, आज के टाइम में स्टेट हम उसको मान सकते हैं। स्टेट के अंदर ही बहुत सारे जिला हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूबेदार इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक पूरा सूबा में रूल करने वाला पोस्ट पर वो सूबेदार होता था, जिसको आज के टाइम में हम गवर्नर या राज्यपाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट में भी हम मंत्री देख सकते हैं, जो प्रेजेंट में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मंत्री में 3 चीज़ हमारी पोस्ट हमारी इंपॉर्टेंट थी। पहला है हमारा दीवान, दूसरा है हमारा बख्शी, तीसरा है हमारा सद्र। ठीक है, ये सारे भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने अपने प्रांत से। ठीक है, उसके बाद सूबेदार इंपॉर्टेंट है। सूबेदार का कॉन्टेक्ट सीधा बादशाह से होता था, बिकॉज ये ज़्यादा कनेक्टेड थे किसके? बादशाह के ज़्यादा क्लोज थे। ठीक है, तो अगर सपोज मंत्री में दीवान या बख्शी कोई भी सही तरीके से काम नहीं करेंगे, करप्शन करेंगे, तो सीधे सूबेदार किसको बताता था? बादशाह को बता देता था कि ये लोग सही से आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो नियम कानून है उसको सही से लागू नहीं कर रहे हैं, सही से पूरा स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बादशाह था वो इन लोगों को दंड देता था उसी के टाइम। ठीक है, उसी टाइम में दंड देता था। तो हम ये लोग एक पॉइंट रख सकते हैं अपने दिमाग में। उसके साथ साथ है जो पूरा प्रांतीय केंद्र के अंदर जो ऑफिशियली तरीके से जो कार्य या जो काम होता था ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो सबसे पहले फारसी वो आ जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी वहाँ की? मुगल एम्पायर की फारसी। ठीक है, ये आप पॉइंट रखिएगा। उसके साथ साथ फौजदार इन द सेंस जो सिक्योरिटी होता है, जैसे सेक्रेटरी काउंसिलिंग होती है ना आज के टाइम में भी, वैसे ही सेम फौजदार होता था। फौजदार क्या करता था? घुड़सवार कितने आए हैं, कितने हमने घुड़सवार या कितने घोड़े हमने कहीं से आयात कराया, कहीं से निर्यात कराया, इन सब का लेकर जो का वो रखता था। कौन रखता था? फौजदार। उसके बाद आता है अपने जो ऑफिशियली लैंग्वेज में या ऑफिशियली काम में, यानी लेखे जोखे में हम देखा जाए तो लिपिक इन द सेंस वो होते हैं जो ट्रांसलेटर्स होते हैं। लाइक ठीक है, सपोज तुर्की को फारसी में बदलना या हिंदी को इसमें बदलना, ये सब कुछ हम ट्रांसलेटर हम बोल सकते हैं। उसके साथ साथ संदेशवाहक मतलब मैसेज को पहुँचाने वाला, संदेश को पहुँचाने वाला संदेशवाहक। उसके बाद है हमारा क्लर्क भी हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में भी हम क्लर्क देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लेखकार इन द सेंस राइटर का होना। ठीक है, ये मतलब बहुत नॉर्मल है। उसके बाद फारसी भाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे तीनों टॉपिक हैं वो पूरे कवर हो चुके हैं। इन तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन बने तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, देन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है, तो होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, देन टाटा।